चले मेरा बच्चा, क्विकली रिवाइज करते हैं अब तक जो हम पढ़ चुके थे, फिर बढ़ेंगे आगे कंपनी लॉ। मैं फिर रिपीट करना हूँ, इंशाल्लाह सबसे इजी और सबसे आसानी से आपका इसका सिलेबस ख़त्म होगा और फिर बाकी चीज़ों का जो है सिलेबस आपका ख़त्म होगा। लेकिन सर याद रखिएगा टेक्निकल पेपर है, इसके पेपर में मैं आपको बताते जाऊंगा किन चीज़ों को थ्योरी का सवाल है, किसके ऊपर प्रैक्टिकल। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में आए थे, हमने शुरू किया था कि सर कंपनी जो होती है हमारे पास, उसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। फिर हमने कहा था सवाल पेपर में आता है कि यार फीचर्स ऑफ कंपनी बताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट बताएं, तो आपको उसके केस में मैंने वो भी बता दिया था निमोनिक्स के थ्रू 3S 3LP कि सर उसका क्या होता है, सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। क्या मतलब सर, सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से, अपने नाम पे एसेट लग सकती है और लाइबल फॉर इट्स डेट। अब सर सुनिएगा, पेपर में सवाल अगर आएगा व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, तो उसमें आपको कितने पॉइंट्स लिखने? 3। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब होता है कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स ओन नेम, ओन एसेट्स, लाइबल फॉर इट्स डेट्स। चले सर, फिर मैं और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए सर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास शेयर कैपिटल, शेयर, इसके कंपनी के पास कैपिटल होता है, कैपिटल शेयर राइट्स होते हैं, सही है सर, क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल। मेरे पास शेयर हैं, मैं अगर चाहूं तो इसको बेच सकता हूं, सही है सर। किसको? अब्दुल्ला को, अहमद को, किसी को भी बेच सकता हूं। फिर मैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम, ये बात आपको बचपन से पता थी क्या सर कि कंपनी की बुनियाद ही ऐसे बनी थी कि जिनके पास पैसा था उनके पास स्किल्स नहीं थी, तो स्किल्स वाले लोगों को पकड़ा पैसे वालों ने, बोला तुम कंपनी चलाओ, तुम डायरेक्टर, तुम ये वो, मालिक हम होंगे शेयर होल्डर। तो ऑनरशिप और ये यूजुअली अलग अलग होती हैं। ये हो गए 3S, याद रखना 3S 3L। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या होती है सर? लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में लिमिटेड बाय शेयर्स, सही है सर, और शेयर्स का भी कौन सा पोर्शन होता है? अनपेड। हमारे मुल्क में अनपेड पोर्शन होता ही नहीं है। 10 रुपए का एक शेयर है, आपको सब्सक्राइब करते हुए ही कितने का सर देना पड़ेंगे आज? 10 रुपए। दुनिया भर में हमारे गोरे भाई जो हैं वो रखते हैं अभी भी अनपेड शेयर, सही है सर। दूसरा हम आए थे लिमिटेड बाय गारंटी। इस केस में हमने क्या पढ़ा था सर कि लिमिटेड बाय गारंटी में अभी कोई कुछ पैसे वैसे नहीं देता है, जिसके केस में कहते हैं कि जब कंपनी खत्म हो रही होगी उस टाइम पे हम में से हर मेंबर लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी अमाउंट है देगा। लेकिन यहां पर एक शरारत थी, वो शरारत वाला पॉइंट मैंने कहा था केस स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या है सर? तुम्हारे जाने के, कंपनी छोड़ने के 1 साल के अंदर भी कुछ होगा तो वो पे करना है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सर अगर कश्ती डूबने वाली हो, सबको पता होगा, सब छलांग लगा देंगे, है ना सर। लेकिन यहां पर पकड़ लिया गया कि नहीं बेटा, कश्ती डूबने की जरूरत भी तब आएगी जब तुम लोग थे, अफसर आए। अच्छा, एक और चीज भी है सर जिसके ऊपर हम आ जाते हैं। एक चीज जो छोटी सी है पिछली क्लास में, एक होता है सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। सर इसको जरा आप सब बच्चे समझेंगे। सर ये क्या है? एक अनलिमिटेड कंपनी भी होती है जो कि पेपर में आज तक नहीं पूछा गया, ना पूछा जाएगा। वजह क्या है सर? कानून के अंदर तो है, लेकिन हमारे मुल्क में, दुनिया भर में कुछ जगहों में, आपको एग्जाम्पल देता हूं, सबकी तवज्जो है जरा। बिग 4 फर्म का नाम सुना है तुमने? है ना, बिग 4 कौन सी फर्म है? PwC, EY, KPMG, डिलाइट्स, है ना सर। पाकिस्तान में लॉ के हिसाब से बिग 4 कभी भी कंपनी नहीं बना सकती। सबसे बड़ी वजह क्या है? पाकिस्तान में कंपनी का मतलब ही होता है लिमिटेड। उसकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। सर बिग 4 की लाइबिलिटी लिमिट नहीं रख सकते। मैं एक ऑडिट फर्म का पार्टनर, मैं बिग 4 नहीं, छोटे मैं भी कंपनी नहीं बना सकता। पूछो क्यों? सर मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करता हूँ ना, उसकी बेस पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मेरी लायबिलिटी लिमिटेड कर दी ना, तो मैं तो ऊपर नीचे जो भी रिपोर्टें साइन करता जाऊंगा, लोग उसकी बेस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। कल कला को कुछ किसी ने कुछ केस फेस किया, मैं बोलूँगा फर्म अलग मैं अलग, तो मैं बच जाऊंगा। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर बिग 4 फर्म्स जो हैं, ऑडिट फर्म्स, कभी भी कंपनी, क्यों सर? लायबिलिटी पार्टनर्स की लिमिटेड नहीं करनी। आप समझ रहे हैं कितना रिस्की प्रोफेशन है ऑडिट का। मैंने अगर किसी की रिपोर्ट गलत साइन की तो सही है, मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो सर इस केस में आप याद रखिएगा, लेकिन इंडिया में आप जाएं, पड़ोसी मुल्क हमारा, दुनिया भर में फर्म्स भी आप जाए ना, इंडिया में EY लिमिटेड कंपनी है।
पर जब वो लिमिटेड बनती है ना, तो वो कौन सी लिमिटेड बनती है? ये वाली अनलिमिटेड। क्या EY कंपनी बनती है लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली। इस केस में आप कहते हो आप कंपनी तो हो लेकिन आपकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। तो सर यहां पर एग्जांपल के तौर पे चाहो तो लिख दो CA फर्म्स इंडिया। इंडिया के अंदर CA फर्म्स होती हैं। ये टाइप्स ऑफ कंपनीज तो हैं, याद रखना, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर अलाउड नहीं है। CA फर्म्स इंडिया के अंदर, इसीलिए जब पाकिस्तान के अंदर अलाउड जो चीज़ नहीं होती ना, उसको ICAP यूजुअली पूछता भी नहीं है। सही है सर। लेकिन क्योंकि स्टडी टेक्स्ट के अंदर कहीं ना कहीं इसका जिक्र है तो हम एक दफ़ा देख लेते हैं, लेकिन 90% चांस है कि ICAP पूछेगा नहीं, बट हम स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से इसको देखेंगे। ठीक है सर, क्या हम यहां तक क्लियर है? क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी एक चीज होती है लेकिन पाकिस्तान में नहीं सर, नहीं है। अब आए फिर आते हैं सर, हमने कहा कंपनी है तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है उसको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, लिमिटेड लाइबिलिटी दी हुई है तो फिर उसके लिए उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस भी हैं। सही है सर। आपको मैंने बताया था हर तरह का फॉर्म, हर तरह के अकाउंट्स वगैरह उसको सबमिट कराने होते हैं SECP को। लाइबिलिटी टू पे टैक्स भी सबसे ज्यादा आपको पता है ना, मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स कौन पे करता है? कॉर्पोरेट। कितने % टैक्स है इस वक्त? 29% टैक्स है। 29% टैक्स एक कॉर्पोरेट ऑन एवरेज दे रही है। ठीक है सर। फिर आते हैं परपेचुअल सक्सेशन। क्या मतलब था इसका? चलती रहती है। सही है सर। सर परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी किसी एक के आने जाने के बाद खत्म नहीं होती। पार्टनरशिप में होता है ना, अगर कुछ भी ना लिखा हो डीड में, एक पार्टनर गया पार्टनरशिप खत्म, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सर सब बच्चे बड़े गौर से सुनिएगा। इसी से एक छोटी सी कहानी याद है कि 2 मिनट के अंदर, जिसमें सर वो आपने एक कहानी सुनी है समोसे वाले की और एक ऑफिस के मैनेजर की। एक ऑफिस का मैनेजर होता है, वो रोज उसके जो है ना ऑफिस के बाहर ना समोसे वाला होता है, उसके बाद समोसे खाने जाते हैं। समोसे खाने जाता है, रोज जा रहे देख रहे होते वो काम। एक दिन उसको बोलता है कि यार एक बात बता, तुझे अजीब नहीं लगता तू इस गर्मी में धूप में यहाँ पर जो है ना समोसे लगाए हुए होता है कि समोसे लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो है ना ज़िंदगी में तेरी मुझे देख, मैं AC में बैठता हूँ, ये वो कंपनी ने गाड़ी दी हुई है, ये वो। समोसे वाला उसकी बातें थोड़ी देर तो सुनता है। जब वो ज़्यादा पकाने लगता है ना समोसे वाले को, समोसे वाला बोलता है बेटा तू कमा कितने लेता है? वो कहता है मैं कमा लेता हूँ लाख रुपए। समोसे वाला हंसता है, बोलता है मैं इस रेडी से ना महीने के 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ। फिर समोसा बोलता है सुन मेरी बात, तू कल को मर जाएगा ना तो तेरी औलाद को ये कंपनी जॉब नहीं देगी, उसको पूरा क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी। मैं मरूंगा ना अगले दिन मेरा बेटा आकर चलाएगा ये। सही है। अगले दिन मेरा बेटा आकर ये बिजनेस चलाएगा। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। सही है सर। ऑटोमेटिकली तो कंपनी के केस में भी ये होता है कि बशीर मर गया, बशीर का बेटा आएगा, उसको बशीर के शेयर्स मिल जाएंगे। सही है सर। तो क्या हम यहां तक क्लियर है सर? ये हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ कंपनी और कंपनीज की टाइप। अब सर आए और आपको मैं आगे ले चलूंगा, और आगे लेने से पहले एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखें सर, किसी भी कंपनी के लिए ना 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कितने डॉक्यूमेंट्स? 2 इंपॉर्टेंट। आ जाए, इन 2 डॉक्यूमेंट्स को हम लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन से। इसके ऊपर अलग से चैप्टर भी, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, अभी लिखते हैं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। किसी को आइडिया क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर इनके ऊपर अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, लेकिन हमने कहा अभी हम सिर्फ इसमें पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम। और सर दूसरा क्या होता है? आर्टिकल्स। सर ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सुना है, दोनों सुने होंगे आपके। अब सुनिएगा सर, मेमोरेंडम है ना सर, मेमोरेंडम को प्यार से कहते हैं MOA, और आर्टिकल्स को कहते हैं। अब सर जब आप उर्दू में किसी को सलाम भी करते हैं ना व्हाट्सएप पर, आप अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको थोड़ा सा इन चीज़ों से गुस्सा आता है, तो एक दफ़ा हमने लिखा, मैंने उसका AOA, उसने लिखा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्वेश्चन मार्क। सही है। मतलब वो मुझे कहना चाह रहा था कि बेटा सलाम पूरा कर। सही है सर। तो मेमोरेंडम के बारे में सुनिएगा सर। फॉर एक्सटर्नल वर्ल्ड,
सर सुनिएगा, अभी शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। सर ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, ये होता है एक्सटर्नल दुनिया के लिए। क्या मतलब सर? मेमोरेंडम से हम एक्सटर्नल जो दुनिया है उसको बताते हैं कंपनी की जो है टाइप लाइबिलिटी है, लिमिटेड कितनी है, लिमिटेड बाय शेयर है, गारंटी है, इसके बाद कंपनी के जो अंदर नाम क्या है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। सही है। एक्सटर्नल दुनिया को कंपनी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं। सही है, मेमोरेंडम के थ्रू। आर्टिकल्स होता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंटरनल रूल्स एंड। अब सर एग्जांपल दें किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस? अभी एग्जांपल देता हूं। कंपनी के मेंबर्स कितने होंगे, ये बात लिखा हुआ होता है आर्टिकल्स में। कौन मेंबर बन सकता है? मेंबर एक सीए ही बनेगा, ये बात कहां लिखी होगी? आर्टिकल्स में। किसी मेंबर का इंतकाल होगा तो उसके शेयर्स किसको जाएंगे, ये बात कहां लिखी होगी? आर्टिकल्स में। तो जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी किताब बनाती है ना अपनी, वो किस लिए होती है सर? वो होता है आर्टिकल्स में। और जो दुनिया के लिए बनाती है वो क्या होता है? मेमोरेंडम। सही है सर। इंटरनल सर कंपनी ने कहा 30 लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली। अब हम में से हर बंदा सीए क्वालिफाइड है, तो हमने एक रूल बना लिया कि इस कंपनी का नया मेंबर जो भी बनेगा वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। ये बात आर्टिकल्स में लिखी होगी। इंटरनल। कंपनी के एक पार्टनर थे हसान साहब, हसान साहब कंपनी छोड़ना चाहते हैं, तो अपना शेयर जिस नए बंदे को देंगे वो नए बंदे के अंदर क्या सलाहियतें होंगी, ये बात कहां लिखी होगी? आर्टिकल्स में। उस नए बंदे को बेचने से पहले हसान साहब को सबसे इजाजत लेनी है, ये बात कहां लिखी होगी? आर्टिकल्स में। इंटरनल। कभी कोई मसला हो गया, फड्डा हो गया, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, कहां लिखी होगी? आर्टिकल्स। मेमोरेंडम बाहर की दुनिया को बताया, कंपनी का नाम ये, कंपनी का धंधा ये है। सही है सर। कंपनी का शेयर कैपिटल इतना है, ये सब बातें मेमोरेंडम में। रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सब बातें कहां लिखी होंगी? तो याद रखें सर, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। अगर ये कॉपी कर लिया हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आपको कोई पूछे कंपनी के कौन से होते हैं, तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। नहीं, वो दोनों में कहीं नहीं लिखी होती, वो उसके अलग पॉलिसी होती है। देखो एम्प्लॉइज कंपनी, देखो जब आर्टिकल्स की बात होती है तो मेंबर्स, और अनफॉर्चुनेटली मेंबर्स एम्प्लॉइज को नहीं समझते अपना। बोलते हैं इनका क्या, एक रिजाइन देंगे, एक महीने में चले जाएंगे। समझ रहे हैं सर? तो हमने कहा आर्ट का आप जगह सर आप जितना भी कर रहे हैं, मैं अब प्रैक्टिकल रियलिटी बताता हूँ। कंपनी की जब हम बोर्ड मीटिंग में बैठे ना सर, आप कितना भी कर लें, घर वाले होते हैं, मासी होती है। मासी को आप 24 घंटे की मासी आपके घर में फुल टाइम होती है, लेकिन अक्सर उसको बेचारी को वो ट्रीटमेंट, तो एम्प्लॉय की भी ऑफिस के अंदर मासी वाली हालत है कि ये और तो उनकी बातें नहीं लिखी होती। हाँ, इसमें ये होता है कि आपस में मेंबर्स के दरमियान कोई फड्डा हो गया, कौन सा मेंबर अहमद 2 वोट दे सकता है, तू 1 वोट दे सकता है, ये बातें लिखी होंगी आर्टिकल्स में। समझ रहे? ये बात यहाँ पर सारी अच्छी बातें दुनिया के लिए, हम हमारा नाम ये, हमारा काम ये, हमारा शेयर कैपिटल इतना, हमारा ऑफिस यहाँ पर, सिर्फ ये बातें। असल सारी मसला क्या होता है यहाँ पर। ठीक है सर। फॉर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलें सर, अब आते हैं और जो अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को लिख दो इस चैप्टर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी पेज पे जो हमारे पास हैंड आउट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ कंपनीज में बाय लायबिलिटी हमने पढ़ लिया था। अब हमारे बाय स्टेटस, इसमें आ गया बाय स्टेटस के अंदर प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी। हमारे साथ प्राइवेट कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राइवेट कंपनी इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो घूम फिर के बातों पे आता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन जिसको हम पढ़ेंगे आगे जाके, एक प्राइवेट कंपनी। अब इधर आ जाए सर, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? सर प्राइवेट कंपनी लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। प्राइवेट कंपनी के 50 से ज्यादा मेंबर हो ही नहीं सकते। प्राइवेट कंपनी कुछ भी कर ले, 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं रखेगी, कुछ भी हो जाए। अब सर यहां पर आईकेप की शरारत पे आता हूं। एक कॉन्सेप्ट दूंगा, सब बच्चों ने पहले सुनना है, फिर कॉपी करेंगे हम। ठीक है मेरा बच्चा?
वो आते हैं हम इसी पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है, ताकि मैं इसके साथ यहाँ पे एक कर रहा हूँ, इसी पॉइंट से रिलेटेड है। वो कॉन्सेप्ट है जॉइंट ओनरशिप। सुनिएगा सर, हमने कहा बशीर भाई थे, बशीर भाई टोटल कंपनी के मेंबर्स थे 50। टोटल मेंबर्स कितने थे? एक कंपनी थी बशीर एंड फ्रेंड्स लिमिटेड, कितने मेंबर्स थे? 50। उसमें बशीर एक था, बाकी 49 उसके दोस्त थे। प्राइवेट कंपनी थी बशीर एंड फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, सही है सर। बशीर का इंतकाल हो रहा है, बशीर दुनिया से जा रहे हैं, और बशीर ने जाते जाते अपने 2 बेटे सलीम और मुश्ताक, इन दोनों को, बशीर के पास टोटल कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे, इन 1 लाख शेयर्स का बंटवारा किया 2 तरीकों से। पहले तरीके में बशीर ने कहा सलीम 50 तेरे, मुश्ताक 50 तेरे, सही है सर। ये बंटवारा कर दिया। अब बशीर दुनिया से आंखें, बशीर भाई की आंखें बंद। बशीर भाई के जाने के बाद मेंबर कितने बचे? 49। अब 50,000 शेयर्स किसके पास आ गए? सलीम के पास, और 50,000 आ गए मुश्ताक के पास, है ना सर। टोटल मेंबर्स कितने हो गए? और प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? अब बशीर तो गए, बशीर ने कंपनी की वाट लगा दी जाते जाते। भाई प्राइवेट कंपनी नहीं रही ना। प्राइवेट कंपनी का सबसे पहला पॉइंट क्या था? 50 होने चाहिए। अगर 50 से बढ़ रहे तो अब आपको अपनी कंपनी को प्राइवेट को नहीं कह सकते, फिर क्या करेंगे? फिर पब्लिक जाएंगे। लेकिन सर वही बात, अब ये अलग मसाइल। तो बशीर ने जाते जाते मसला कर दिया। तो इसके लिए जब बशीर का इंतकाल होने वाला था, थोड़े लम्हे पहले बशीर का दोस्त सुलेमान आया, बोला देख बशीर, तू तो जा रहा है, तूने इतनी मेहनत से कंपनी बनाई, अब तो हमें एक नए मसले में जा रहा है। तूने क्या हरकत की? अपने दोनों बच्चों के नाम पे 50-50 हज़ार शेयर दे दिए। बोला नहीं बशीर, नहीं बशीर, तू इन दोनों को 50-50 ना दे, बल्कि इन दोनों को 1 लाख शेयर्स के ऊपर बना दे जॉइंट ओनर। अब सर ये जो जॉइंट ओनर होता है ना, इसके बारे में सुनिएगा। जॉइंट ओनर का मतलब ये होता है हर एक शेयर के ऊपर सलीम का भी हक है, मुश्ताक का भी हक है। अब ये दोनों एक बंदा काउंट होंगे। क्या काउंट होंगे सर? एक बंदा। तो जाकर आकर सुलेमान ने बशीर को कहा कि तूने देख वैसे ही जिंदगी में बहुत भंड किए, जाते जाते एक और काम ना कर, और ये अपने बच्चों को 50-50 ना दे, लाख शेयर दोनों को, हर शेयर दोनों के नाम पे कर दे। तो अपने पास एक पॉइंट लिखना, आईकेप टेस्ट करता है, जॉइंट ओनर्स विल बी काउंटेड एज वन, will be counted as one member. Joint owners will be counted as one member. सर ये जो जॉइंट ओनर्स होंगे ना, ये एक मेंबर के तौर पे काउंट होंगे, एक से ज्यादा। क्या बात क्लियर है सर? हाँ सर, आप समझ रहे हैं सर। अब वो ऐसा नहीं है किसी बाप ने अपना घर कर लिया, अब आपने देखा ना कि यार 2 बच्चों के नाम पर 2000 स्क्वायर फीट का घर था, तो ऐसा नहीं कि 1000 तेरा 1000 मेरा। बच्चों ने कहा नहीं, जॉइंट ओनर। अब दोनों शेयर्स को बेचने से पहले ना, या घर को बेचने से पहले दोनों भाइयों की रजामंदी चाहिए। तो क्लियर है सर। आईकेप यहाँ पे खेल सकता है, इसके ऊपर केस स्टडी बना सकता है, बनाया हुआ भी है कि भैया ज्वाइंट है। सही है सर। तो क्या हम यहाँ तक क्लियर है सर? तो प्राइवेट कंपनी का हमने कहा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उसके मेंबर्स कितने होंगे? 50 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। दूसरा पॉइंट क्या है? रिस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर इट्स। अब बड़े गौर से सुनना यहां पर सर, एक पब्लिक कंपनी होती है ना, वो अपना शेयर आज वसीम से उठा के जुनेद को दे सकती है। कुछ मतलब वसीम को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वसीम गया स्टॉक मार्केट में, अपना शेयर किसको बेच दिया? जुनेद को। सर प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, इसके पास ये मसला होता है। प्राइवेट कंपनी में अक्सर ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है कि भाई आपको जो अपने शेयर्स किसी को बेचने हैं, तो वो बेचने से पहले आपको इजाज़त चाहिए बाकी मेंबर्स की। सही है सर। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? उर्दू में लिख लो, बेचने से पहले इजाज़त। इसमें कोई ना कोई इजाज़त लगी। सही है सर। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? बेचने से पहले इजाज़त, बेचने
से पहले इजाजत, या हम कह सकते हैं कोई क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया सर जरूरी नहीं कि इजाजत ही हो सकता है कि एक चीज लिखी हुई हो, सब बच्चे बड़े गौर से सुनना, कि सर बेचने से पहले इजाजत और क्राइटेरिया बड़े गौर से सुन लेना। ये बोला इजाजत कोई जरूरत नहीं, अगर आपको अपना शेयर बेचना है तो बेचेंगे, लेकिन इसका शेयर सिर्फ और सिर्फ आप बेचेंगे ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बेचेंगे। इसका जो मेंबर हो सकता है वो सिर्फ कौन है, सीए है। इसका मेंबर हो सकता है वो सिर्फ कौन है, डॉक्टर है। हमें कोई और चाहिए ही नहीं। क्लियर है सर? अब आते हैं सर एक प्रैक्टिकल सवाल मैं आपसे करता हूं। सर मुझे बताएं जनरेशन ऑफ बिजनेस का आपने नाम सुना ना? पहली जनरेशन जिसने बिजनेस बनाया, फिर सेकंड जनरेशन जो आके संभाल रही है, थर्ड जनरेशन भी संभालता है। सर सबसे पहले एक आदमी मेहनत करता है। वो आदमी पता है क्या करता है जिंदगी में? वो बेचारा सिर्फ मेहनत करता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें मेन आदमी ने मेहनत की, बिजनेस बनाया। जब वो बिजनेस बना रहा होता है ना, उसका ध्यान होता है ऑपरेशंस पे, उसका ध्यान फाइनेंस वगैरह पे इतना नहीं होता। वो बोलता है बस इतने पैसे हैं, खर्चा। दूसरी जनरेशन आती है, वो ऑपरेशंस को और आगे लेकर जाती है और थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू करती है फाइनेंस पे, बाकी चीज़ों पे। फिर जो तीसरी जनरेशन होती है फिर वो बोलती है यार ऑपरेशन इतने अच्छे हो चुके हैं, हम फाइनेंस पे ध्यान देते हैं। अब सर सुनना, ज़्यादातर आपको पता है कंपनीज कौन सी हैं? सर ज़्यादातर कंपनीज जो हमारे पास हैं, आपको पता होगा मेरा बच्चा, वो है प्राइवेट कंपनीज। कौन सी कंपनीज? प्राइवेट कंपनीज। ऐसा ही है सर? यस सर, ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो हमारे पास पाकिस्तान में प्राइवेट कंपनीज ही हैं, पब्लिक कंपनीज इतनी नहीं। अब बड़े गौर से सुनना सर, ये प्राइवेट कंपनीज भी बनती कब है? पार्टनरशिप से। जब फैमिली एक बिजनेस चल रहा होता है, अब बच्चे बड़े हो गए, जब तक भाई होते हैं ना, भाई के दरमियान एका होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं ना, अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि हर पार्टनर एक बराबर है ना सर, और हर पार्टनर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल। पढ़ा है ना आप लोगों ने बचपन में बिजनेस लॉ में। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, जिसके पास जितने शेयर्स उसकी उतनी पावर। तो उस केस में पार्टनर्स क्या करते हैं? बोलते हैं यार हम फैमिली बिजनेस थे, पार्टनरशिप थे, अब हमारी औलाद है, तो अब हम क्या करते हैं? कंपनी बना देते हैं। लेकिन फिर वो एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इस कंपनी का जो मेंबर होगा वो सिर्फ खानदान का ही बंदा होगा। ऐसा नहीं कोई भी कज़न, तुम्हारे चाचा अब्बू ने सबने कंपनी बनाई, तुम लोग भी उसके मेंबर बन गए। अब तुम में से कोई कज़न ये चाह रहा है कि अपने दोस्त को इंटर कर ले, ना बाबा ना, तो ये लिमिट्स रख सकती हैं। सही है सर? फिर तीसरी चीज़ क्या है? प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जर्नल पब्लिक। जर्नल पब्लिक को इन्विटेशन उसको क्या करनी है सर? प्रोहिबिट करनी है, नहीं कर सकती, नहीं कर ही नहीं सकती। आपको पैसे रेस करने हैं सर, देखा ना आपने शार्क टैंक इंडिया, आपको पैसे रेज करने हैं तो आप इंटरनली करोगे, आप कभी भी अखबार में इसका इश्तिहार। अब एक सवाल आया, क्योंकि आजकल तुम लोग माशाल्लाह तेज नस्ल हो, है ना सर? शार्क टैंक इंडिया आप सबने देखा हुआ है ना सर? अब मेरा एक सवाल है उसी से रिलेटेड। आपने एक बिजनेस बनाया, अब आप उसको पिच करने के, किसी को बोलने के कि यार मेरे बिजनेस में पैसा डालो, तो एज अ प्राइवेट कंपनी तुम ये काम कर सकते हो क्या? एज अ प्राइवेट कंपनी तुम किसी से काम, भाई फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने बिजनेस किया, तुम लोग मेरे पास आ गए कि सर हमने एक बिजनेस किया है और जो है ना इस बिजनेस पे हम चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट दें, हाँ, और आप शेयर होल्डर बने, आप कर सकते हैं? यस सर। देखो जर्नल पब्लिक का मतलब है आम आवाम को, आपको स्पेसिफिक आम आवाम को नहीं कर सकते हो, नहीं तो सर कोई धंधा ही ना चले। आप अखबार में ऐड नहीं दे सकते हो, सही है सर? आप टीवी में इश्तिहार नहीं दे सकते हो कि हमारी कंपनी इसमें जिसको, नहीं सर, आम आवाम को आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक इन्वेस्टर जो जितना आपका जो जितने भी आजकल बिजनेसेस चल रहा है, आजकल तो मतलब ना दौर ऐसा है कि भाई बिजनेस बनाओ, किसी को बड़े इन्वेस्टर को लाओ, खर्च करो, बिजनेस वो चलते ही प्राइवेट कंपनी के बेस पर है। सही है सर? आम आवाम को आप पैसे दो। सर याद रखें, इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक के आगे लिख लें आके अपने, इसके ऊपर केस स्टडी बना सकता है। याद रखें सर, ये भी केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि सर इसके अंदर कैन अप्रोच स्पेसिफिक, कैन अप्रोच, आप लिख सकते हैं कैन अप्रोच स्पेसिफिक इन्वेस्टर। आम आवाम को, जनता को आप जो है टारगेट नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी है। जी हाँ, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो वो अलग बात है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये काम करोगे। सही है सर? एक सवाल आया सर, अगर रिस्ट्रिक्शन है फिर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर ये काम कर सकते हैं।
अब सर मेरा एक सवाल है आप सबसे, जितने भी माशाल्लाह अजीम लोग क्लास ले रहे हैं, सर ये रिस्ट्रिक्शन हम लगाएंगे कैसे कंपनी के ऊपर? मेमोरेंडम के थ्रू या आर्टिकल्स के थ्रू? आर्टिकल्स। याद रखें ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो होती है ना, ये सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं थ्रू आर्टिकल्स। सही है सर? आपने कहा सर ये सारी रिस्ट्रिक्शन हम किसके थ्रू लगाएंगे? आर्टिकल्स के थ्रू लगाएंगे। आर्टिकल्स के अंदर ये सारी बातें लिखेंगे। आर्टिकल्स में बाउंड कर दिया सर। अब मैं आपको बताऊं, लिख लें कि ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर केस स्टडीज। जो प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट है ना, ये केस स्टडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके सामने आईकेप का एक सवाल पुराना रख रहा हूं। आईकेप का एक पुराना सवाल अभी पढ़ रहा हूं, आ रहा हूं। 3 बातें केस स्टडीज में अगर वो सर ये लिमिट करती है नंबर ऑफ कंपनीज टू 50, ये बात आपको याद रखनी है। रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर और प्रोहिबिट्स। इसका भी आप चाहें तो निमोनिक बना दें, चाहें तो ना बना, जैसे हमने 3S3LP। इसका निमोनिक मैं बच्चों कहता हूं आप लिखें MRP। MRP पता है किसको कहते हैं? टैक्स पढ़ा है तुम लोगों ने? मैन्युफैक्चरर्स रिटेल प्राइस। सही है सर? तो MRP में मेंबर्स 50, रिस्ट्रिक्ट करेगी राइट टू ट्रांसफर और हमने कहा प्रोहिबिट करेगी इन्विटेशन टू। सही है सर? अब सर सुनिएगा, एक आईकेप का सवाल पूछ रहा हूं। एक आईकेप का सवाल है और ये सब आप सबने मुझे सवाल बताना है। मैं इसको अभी यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, सब बच्चे इधर देख लें सवाल। क्वेश्चन है, बशीर सन्स प्राइवेट लिमिटेड wants to raise funds from journal public, from journal public. What should they do? बताइए जी क्या करें? What should they do? क्या करना चाहिए उनको? अब सर देखें, लॉ का एक सवाल है। आज की क्लास में आपको थोड़ी ड्राफ्टिंग भी बताऊंगा। लॉ का सवाल है, प्राइवेट लिमिटेड है जनरल पब्लिक से। अब इसका आंसर आप पता है कैसे लिखेंगे? अब इसका एक आंसर बच्चा पता है आईकेप क्या कहता है? आईकेप या एग्जामिनर कहता है बच्चा लिख करके आता है प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कन्वर्ट हो जाए, दैट्स इट। उसने कहा नो, आप पहले उसको पूरा गाइड करेंगे। आप बोलेंगे उसको अपनी आर्टिकल्स के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर से हटानी होंगी और प्राइवेट को क्या कन्वर्ट करना होगा? पब्लिक कंपनी कन्वर्ट करना होगा। चलें सर, ज़रा सब बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी से इसका आंसर ड्राफ्ट करें। मैं थोड़ी सी ड्राफ्टिंग चेक करना चाहता हूँ। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो भी टाइप करके दे दें या मुझे व्हाट्सएप कर दें। सबके पास मेरा नंबर तो है ही ना, तो उसमें मुझे एक व्हाट्सएप कर दें। मैं थोड़ी सी ड्राफ्टिंग देखूँगी सर, हम ड्राफ्टिंग साथ साथ लेकर चलूँगा। मुझे पता है यहाँ पर तुम्हारे जज्बात के लिखने का मसला है। सही, तुम जज्बात के इज़हार में फंसते हो, तो ड्राफ्टिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे। मैं इसी तरीके से अभी पास पेपर्स पे हम आएंगे, जब ये कॉन्सेप्ट कवर होते जाएंगे ना, हम और आगे पास पेपर्स पे भी आएंगे, स्टेट एक्स पे भी आएंगे। सिंपल सा सवाल है, तुम्हें पता है कि यार प्राइवेट से जाना है पब्लिक, जनरल पब्लिक पे ना, तो उसके लिए तुम्हारे पास ये 3 पॉइंट्स लिखने। लेकिन लिखते कैसे हो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि सर जज्बात का इज़हार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो, मैं आपको बता दूं सर, पहली क्लास में मेरा बच्चा, मैंने आपको क्या कहा था कि सर केस स्टडी में से बच्चा 25% मार्क्स भी नहीं उठा पाता, या तो लिखता बेकार है और यार समझ ही नहीं पाता क्या क्या आ रहा है। अब देखो, उसने कहीं तो मैं नहीं बताया कि मुझे प्राइवेट से पब्लिक जाने। केस स्टडी होती यही है कि भाई मुझे जो है पब्लिक से पैसे रेस करने, और लिख दिया नाम में कि प्राइवेट लिमिटेड हो। व्हाट्सएप भी कर सकते हो मेरा बच्चा, या यहाँ पर भी कमेंट्स में भी लिख सकते हो, बट आपके जज्बात का इज़हार हमें देखना है। लिख लिया? देखा इतनी जल्दी कैसे लिख लिया? अभी मैं परेशान हूँ। एक स्टूडेंट ने मेरा, उसने ना 50 मिनट पेपर कर लिया। आधा आंसर, आधा। पूरा लॉ में मसला है तो ये बच्चा पूरा नहीं लिख पाता है ना सर। जज्बात का इज़हार करें तो पूरा करें, है ना सर। आधी अधूरी बात में किसको क्या समझ में आएगा?
गलती से नहीं डरना सर। अंग्रेजी आप जितनी गलतियां करेंगे ना, यकीन मानो उतना अंग्रेजी क्लास में सीखेंगे। ये पब्लिक कंपनी की जो नेचर होती है जो चेंज करनी है क्या? प्राइवेट से पब्लिक, हाँ, स्टेटस बेसिकली। गलती से ना डरे सर, मुझे थोड़ी ड्राफ्टिंग आप लोगों की चेक करनी है मेरा बच्चा। क्विक आ जाए सर। सर आए, मेजॉरिटी ने बात तो सही की इंक्लूडिंग अब्दुल्ला, लेकिन जो है इस अब्दुल्ला को भी पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन वाले को। अब सर आ जाए, आप सबने ना 3 में से 2 नंबर वाला जवाब दिया या 1.5 नंबर वाला, 3 नंबर वाला जवाब नहीं दिया। अब पता है यही चीज तुम्हें सिखानी थी कि देखो तुम लोग पेपर में क्या गलती करते हो। मेरा बच्चा सुनना सर, पेपर के अंदर आप लोगों ने, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, लॉ लिखना है ना तो पूरा लिखना है, आधा नहीं लिखना। तुम लोग आधा अधूरा लिख कर आते हो। अब जैसे मैं एक सवाल पढ़ा जो कि सबका यही जवाब था अभी, सही है? जिस बच्चे ने अभी लिखा है उसने लिखा है कि भैया बशीर इज अ प्राइवेट को, देयरफॉर इट कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक। बिल्कुल ठीक है। इन ऑर्डर टू रेज फंड्स, सही है, फ्रॉम जनरल पब्लिक, बशीर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड नीड्स टू अमेंड इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन टू रेज फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड कन्वर्ट को टू अ पब्लिक कंपनी। सर अब देखें ये आधा जवाब है। जब आप प्राइवेट से पब्लिक में जाते हैं ना तो आपको सारी रिस्ट्रिक्शन की बात करनी है। आप सिर्फ अगर इसकी बात कर रहे हैं ना, गलत है। तो अब इसके जवाब के आगे आपको लिखना है कि बाय रिस्ट्रिक्शन, बाय रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, रिस्ट्रिक्टिंग द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ। सही सर, अब सारी बातें लिखेंगे, सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ ये काफी नहीं है कि मैं क्या कर दूंगा प्राइवेट से पब्लिक। अब समझ रहे हो बेसिकली बुनियादी फर्क ये, वो कहता है केस स्टडी में, वही बात मैं हमेशा कह रहा हूं, तो मैं FAR 2 वगैरह में भी, FAR 1 में भी। सर जज्बात के इज़हार में वो चाहता है कि तुम पूरा बेस बनाओ। सही है सर, याद रखो एग्जामिनर जो है ना वो एक खातून है, वो एक मर्द। मैं हमेशा कहता हूं आदमी जो होता है ना उसका, वो हमेशा किस पे फोकस करता है? एंड रिजल्ट पे। उसको चाहिए होता है एंड रिजल्ट। औरत जो होती है ना वो पूरी जर्नी को एंजॉय करना चाहती है। वो कहती है मुझे सारे रीजंस बताओ, एक एक अटेंशन टू डिटेल दो। सही है सर। आदमी जो होता है वो बोलता है सबको छोड़, पैसे कितने देगा ये बता जॉब में। हम इंटरव्यू लेते हैं ना, आदमी को सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? पैसे। अबे भाई वो हम बोलते हैं तुझे ऑफिसर की पोस्ट देना, तुझे कोई परवाह तो नहीं है? सही है, तनख्वाह होगी 1.5 लाख। बोलता है 2 लाख कर दो, प्यून बोलो। सही है। औरत कहती है 80,000 दो, लेकिन CFO चाहिए। मेरे रोल्स क्या होंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ रहे हो? तो एग्जामिनर भी क्या है सर इस मामले में? औरत है। अटेंशन टू, बोलता है खाली ये नहीं बता प्राइवेट से पब्लिक, पूरा एक्सप्लेन कर कैसे क्या। सही है सर। तो पॉइंट समझे आप लोग सर कि ये गलती लॉ में, पहला पॉइंट अपने पास लिख लो। कहीं भी बड़े बड़े में लॉ लिखो तो कंप्लीट लिखो। मेजॉरिटी बच्चा लॉ लिखता है, आधा लिख लेता है, डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप करता है, डिटेल बात नहीं करता है। उसको चाहिए होती है, हाँ, और ये सवाल आता है 4-5 नंबर के लिए, और 4-5 नंबर में तुम्हें ये बात कर देनी है। हाँ 1-2 नंबर का सवाल है तो समझ में आता है कि तुम लोग डायरेक्ट, लेकिन सर ऐसा सवाल नहीं आएगा। क्या हम यहाँ पर क्लियर हैं सर? अब आते हैं सर, क्या कह रहा है ये? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है तो लिख दो CC। फिर इसने कह दिया प्राइवेट कंपनी 2 तरह की हो सकती है। अब प्राइवेट कंपनी का नाइदर भी SMC और अदर देन, अब सर ये SM से, हाँ नहीं, स्मॉल, ये टैक्स का कॉन्सेप्ट है। SMC का मतलब होता है सिंगल मेंबर कंपनी। क्या होता है सर SMC का मतलब? SMC का मतलब होता है सिंगल मेंबर। अब सर सुनिएगा, हमारे मुल्क में ना सबसे बड़ा मसला क्या है सर? लोग हुकूमती, जिसको कहते हैं ना, धाड़े में आना नहीं चाहते। क्या मतलब सर? दुकानदार ना बोलता है मैं क्यों कंपनी बनाऊं, क्यों रजिस्टर हूं। अब कानून चाहता है कि यार कंपनी बनाए। तो किसी ज़माने में, ये बैक इन 2000, अर्ली 2000 ना, एक हुकूमत एक स्कीम लेकर आई थी। बोला तुम दुकानदार भी हो तो हम चाहते हैं तुम कंपनी बना लो, कंपनी में तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड, तुम किसी को चूना लगाओ, कुछ भी करो, अल्टीमेटली तुम्हारे ऊपर कुछ भी। बोला अच्छा भाई तो वो कैसे करें?
तो यार आप करो सिंगल मेंबर कंपनी। अब सबसे बड़ा पता है मसला क्या था सर, सिंगल मेंबर कंपनी वाले ने कहा हमें टैक्स इतना देना पड़ेगा, तो इनिशियली इनके ऊपर टैक्स की भी छूट लाई गई कि तुम्हें 10% टैक्स दे दो, 12 दे दो। आज भी इनके ऊपर कम टैक्स है, सही है सर, आज भी इसके ऊपर 25% टैक्स है। खैर आप तो वैसे बहुत ज़्यादा हो गया, वरना 29% जब नॉर्मल कॉर्पोरेट के ऊपर कितना है 25%। तो जो सिंगल मेंबर कंपनी इसमें एक ही बंदा होता है। अब इसके अंदर सारी रिस्ट्रिक्शन, अगर वो तुमसे पूछ ले बताओ सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है, तो सर मुझे बताओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कौन सी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर चेंज करनी पड़ेगी? लिमिट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स टू 1। क्या है सर? 1, सही है सर। तो इसके अंदर सेम एज प्राइवेट कंपनी बाकी सारी बातें, लेकिन हमने कहा इसका मेंबर कितना होता है? 1, सिंगल मेंबर कंपनी। तो सर प्राइवेट कंपनी समझ में आई? अब सर पब्लिक कंपनी को स्टैंडर्ड ने बड़ी खूबसूरती से डिफाइन किया। जब सिंगल मेंबर है तो उसके शेयर्स भी किस तरह से होंगे? शेयर्स 100 लाख शेयर्स है मेरे नाम पे। वो बंदा कहता है मैं मर गया तो मेरे बच्चे के नाम पे, मेरे बच्चे के नाम पे। ट्रांसफर सर ये है सोल प्रोप्राइटरशिप ही, बट वो क्या होता है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ खेल रहा होता है। ये सिंगल मेंबर होगा, इसकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। लेकिन सर जब बंदा सारे शेयर्स उसी बंदे के पास होंगे तो ट्रांसफर वाली रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होनी चाहिए, राइट्स ट्रांसफर। हाँ, फ्यूचर में अगर उसको कहीं राइट्स ट्रांसफर करने हैं ना, क्या करने होंगे सर, उसको ट्रांसफर करने के लिए प्राइवेट कंपनी बनाना पड़ेगा, सिंगल मेंबर नहीं रहेगा। समझ रहे हो सर? मेंबर 1 है, किसी को ट्रांसफर तुम नहीं कर सकते, ना तुम जनरल पब्लिक के पास जा सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें नया मेंबर लाना है तो तुम्हें अपना स्टेटस चेंज करना होगा, ठीक है। अब आते हैं सर अगली कॉन्सेप्ट क्या है? पब्लिक। सब बच्चे इधर देखेंगे पब्लिक कंपनी को। मेरा बच्चा, पब्लिक कंपनी क्या होती है? खूबसूरती से डिफाइन किया, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जगह। भैया प्राइवेट नहीं हो तो तुम क्या हो? पब्लिक। अ पब्लिक कंपनी कैन आइदर बी अनलिस्टेड। अब सर मुझे जरा बताओ अनलिस्टेड और लिस्टेड में क्या फर्क होता है? सर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाते, लिस्टेड कंपनी के। तो हमने कहा लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को हमने कहा शेयर्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। अब सर सुनिएगा, एक बड़ा मासूमाना सवाल है। देखो जो आईके अपने चीजें नहीं पूछी ना, हम उसकी तरफ भी जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ के। पब्लिक कंपनी को उसने कहा जो प्राइवेट नहीं है वो क्या है? अब हम आते हैं आईके की शरारत, और तुम सबने यस या नो देना है। पब्लिक कंपनी लिस्टेड तुम्हें पता है, जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में चलते हैं। अनलिस्टेड उसके शेयर्स होते हैं, उसके शेयर्स होते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते। उसके हो सकता है 200 नंबर हो आपस में, अब्दुल्ला इसको मिला, उसने उसको बेच दिया, उसको बेच दिया। समझ रहे हो? हाँ। अब आते हैं सवाल में, सवाल पूछ रहा है आईकिप ने सवाल दिया। आईकिप ने सवाल तुम लोग के लेवल पे नहीं, ऊपर लेवल पे एक सवाल दिया, सीए फाइनल के लेवल पे। बोला हम एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट नहीं है, याद रखना। हाँ, अनलिस्टेड कंपनी, और हमें एक बड़े प्रोजेक्ट पे जाना है। बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमें अरबों चाहिए। हमने अखबार में एक इश्तिहार दिया कि जो HNIs हैं, HNIs क्या होते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये वो लोग होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं। जैसे आप देखना शार्क टैंक इंडिया के जो जजेस होते हैं सारे जो बहुत अमीर हैं, जो कि सही जो अमीर, अकील करीम डेडी, आरिफ हबीब। हमने एक इश्तिहार दिया अखबार में HNIs के नाम। हमने कहा कि भाई तुम जो है हर बंदा हमें एक 50-50 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टर चाहिए, ऐसे हमें 10 इन्वेस्टर चाहिए, हमें 500 करोड़ बनाने, जनरेट करने। अखबार में क्या ये इश्तिहार दे सकती है? जनरल पब्लिक को दे रही है कि जो जो अमीर आदमी हो, जो 50 करोड़ रुपए अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास इतना है, तो सर क्या उन्होंने प्राइवेट कंपनी ये काम नहीं कर सकती? पब्लिक अनलिस्टेड कर सकती है? यस सर, पब्लिक अनलिस्टेड ये काम, उसके शेयर स्टॉक मार्केट में नहीं बिकेंगे, लेकिन वो इस किस्म का इश्तिहार चला सकती। अगर नहीं चला तो फायदा नहीं ना पब्लिक होने का। वो स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स ट्रेड नहीं होंगे, लेकिन वो कह सकती है कि भाई हमें इतने इन्वेस्टर्स चाहिए, और जो जो लोग आएंगे हम उनको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर, हम 50 करोड़ के बदले में आपको अपनी कंपनी का 15%, 10% देता जाएंगे। सही है सर? हम 5% देंगे 50 करोड़ में। तो ये बेसिकली वो काम ये कंपनी कर सकती है। तो सर बाई स्टेटस कितनी तरह की कंपनीज होती हैं? प्राइवेट और
पब्लिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब तक प्राइवेट हमने पढ़ी, फिर हमने कहा बाई लाइबिलिटी कितनी होती है? 2। अब आ जाते हैं सर आखिरी कॉन्सेप्ट आज की क्लास का। हमने कहा अदर टाइप्स। अदर टाइप्स में हम आ रहे हैं, सिर्फ एक चीज अभी ये पढ़ेंगे, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है सर? होल्ड्स मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज। ये बहुत जरूरी है सर। इसने कहा 50% से ज्यादा वो शेयर्स जिनकी मदद से तुम वोट दे सको। हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, कुछ शेयर होते हैं बेचारे वो वोट नहीं दे पाते, या नॉर्मल शेयर पे अगर 1 पे 2 वोट है तो उसको 1 मिला होता है। तो इसने कहा जो टोटल कंपनी के वोट्स है ना उसका तुम्हारे पास 50% से ज्यादा होना चाहिए। सर ये बात हम कंसोलिडेशन में भी पढ़ेंगे FR2 में, कि जिसके पास 50% से ज्यादा होल्डिंग होगी एक दूसरी कंपनी की तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। इसको प्यार से हम कहते हैं पेरेंट कंपनी भी। सही है सर? अब सुनना इसी एग्जाम्पल पे आऊंगा। कंपनी ए है, उसने कंपनी बी के 50.2% शेयर्स ले लिए, तो क्या कंपनी ए कंपनी बी की पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी बन गई? यस सर, बन गई। अब आओ दूसरा केस ले रहा हूं। हमने कहा कंपनी ए है, उसके पास कंपनी, ये केस 1 था, सब बच्चे इधर देखेंगे, आखिरी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आज की क्लास का, ये केस 2 है। उसके पास कंपनी बी के 45% शेयर हैं। सही है सर? बाकी हमने कहा मिस्टर जेड, मिस्टर वाई, मिस्टर जो भी नाम, जितने भी अल्फाबेट है ना, उन सबके पास मिला करके जो है ना 1% होल्डिंग थी। तो एक तरफ टोटल मेंबर जो कंपनी बी के थे ना वो थे कितने? 56 का ब्रेकअप ये था। 45% कंपनी ए रखती थी अपने पास शेयर्स, ठीक है, और बाकी 1% 55 मेंबर्स रखते थे। सही है सर? अब सुनना, कंपनी ए ने होल्डिंग जो उसके पास 45% थी, लेकिन कंपनी बी के अंदर 7 डायरेक्टर थे। कितने डायरेक्टर थे? 7 डायरेक्टर्स की वोटिंग होती है। तो कंपनी ए ने एक होशियार काम किया, जिसको बोलते हैं ना हम के स्मार्टनेस। वो क्या काम किया कंपनी ए ने? कंपनी ए ने 10 मेंबर्स पकड़े, 10 भी नहीं, 6 मेंबर्स पकड़े, उनको बोला तुम सबका 1-1% है ना, तुम सब जिसको मैं वोट दूँ ना उसको वोट देना डायरेक्टर बनाने के लिए। सही है? और उसके बदले में तुम सबको मैं बुक्स के बाहर, आउटसाइड बुक्स 2-2 लाख रुपए दे देता हूँ। 2 लाख रुपए में वोट खरीद लिया, जिसको भी कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, है ना सर? मतलब जिस मैं अपने बंदे लेकर आ रहा हूँ, ये बंदे डायरेक्टर के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तुम वोट देना। इस तरीके से 7 में से 4 डायरेक्टर कंपनी ए ने अपने बंदे कंपनी बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे बैठा दिए। हालांकि होल्डिंग कितनी है? 45, लेकिन कंपनी चलाते कौन है? उन डायरेक्टर्स में से 7 में से 4 मेरे पे, मतलब मेजॉरिटी मेरे पास है। मैं कहूंगा दिन तो दिन, रात तो रात। तो क्या मैंने इस तरीके से भी अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया? तो सर दूसरा पॉइंट ही होल्डिंग कंपनी में क्या है कि अगर आप गौर से पढ़ें, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, दैट इज इट अपॉइंट्स और रिमूव्स ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। उसके पास ये हक हो कि डायरेक्टर्स को अपने हिसाब से चलाए, उसको हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी। और जिसके ऊपर वो कंट्रोल जमा रहा है उसको क्या कहेंगे? सब्सिडियरी कंपनी। क्या कहेंगे सर? सब्सिडियरी कंपनी। तो सर क्विकली आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा। चाहो तो ये केस 1 केस 2 कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो। सही है सर? आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और क्विकली मैं चीज़ें रिवाइज कराऊंगा, फिर क्विकली छोटे से इसके स्टोरी टाइम पे आएंगे। अब आज की क्लास में सर हमने पढ़ा कि जो है साइलेंट फीचर्स, हमने पिछले हमने पढ़ा था सर हमारे पास 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है आर्टिकल्स, एक होता है मेमोरेंडम। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि हमारे पास मेमोरेंडम जो होता है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए, आर्टिकल्स इंटरनल। फिर हमने पढ़ा था सर हमारे पास होती है प्राइवेट कंपनी और होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी होती है MRP, मेंबर कितने होंगे? 50 मैक्सिमम।
इसमें हमने पढ़ा ज्वाइंट ओनर का कॉन्सेप्ट। ज्वाइंट ओनर क्या होता है? एक शेयर के दो मालिकान। सही है सर। फिर हमने कहा कि जो है अगला केस हमने कहा जो रिस्ट्रिक्ट करती है नंबर ऑफ मेंबर, उसको ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को आप हर एक को ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ क्राइटेरिया होगा, ये सबसे पूछना होगा। तीसरा क्या होता है? आम पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते। फिर हमने कहा प्राइवेट कंपनी दो तरह की होती है। कितनी तरह की? दो। पहली तरह क्या होती है सर? सिंगल मेंबर कंपनी, दूसरी होती है अदर प्राइवेट कंपनी। सही है। सिंगल मेंबर का एक मेंबर, अदर मतलब दूसरी जो होती है। सही है सर। फिर हमने कहा जो कंपनी प्राइवेट नहीं वो क्या है? वो पब्लिक कंपनी। वो क्या है सर? पब्लिक कंपनी है सर। फिर हम और आगे बढ़े और हमने कहा पब्लिक लिस्टेड होती है और अनलिस्टेड कंपनी जो शेयर आम आवाम में। अनलिस्टेड क्या होती है सर? जो हमने कहा स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स नहीं सर। फिर हम और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था सर? और हमने पढ़ा होल्डिंग कंपनी जो 50% से ज्यादा होल्डिंग रखती हो या बोर्ड में मेजॉरिटी अपनी हो। और अक्सर ये ऐसा बड़ा कॉमन फीचर है। तो चलें सर, आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और स्टोरी टाइम पे क्विकली मैं स्टोरी टाइम पे आऊँगा। बड़ा एक रिलीजियस सा स्टोरी टाइम क्योंकि रमज़ान में उसमें 56 मेंबर्स हैं। एक कंपनी है और 55 मेंबर दूसरे। सही है सर। स्टोरी टाइम में एक छोटी सी चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए या कुछ मैं हमेशा कहता हूँ यार आपके सदक़े ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। तीसरा, कोई भी आपसे जितना भी क्लोज हो उसको पता ना हो। अब सर कुछ सदक़े ऐसे हों लेकिन सदका हमेशा उसको देना चाहिए जो कि ज़्यादा प्रेफरेबल है, जो कि आपसे मांगता नहीं हो या जो आपको लगता हो कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। सही है सर। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल। आप माशाल्लाह कहीं आ जा रहे होते हैं, सब कुछ सही है। आप देखते हैं कि यार एक बुज़ुर्ग बाबा है, वो गुब्बारे बेच रहा है, वो बाटली पेपर वाले कुछ भी कर रहा है। अब आपके घर में कोई बच्चा नहीं है, आप गुब्बारे की उम्र से निकल चुके हैं। सही है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उस चाचा से गुब्बारे खरीद लें। गुब्बारे ना भी खरीदें तो उसको पैसे दे दें। और ये सदका सिर्फ कुछ सदके ऐसे रखो जो सिर्फ तुम्हें पता हो और तुम्हारे रब को पता हो। सही है सर। तो ये सदके इंशाल्लाह आपको ऊपर जाके बहुत देंगे सर इन चीज़ों। और दूसरी बात, भीख से मतलब जो मांगने वाले होते हैं ना, इनसे बचो। मैं अक्सर अपनी क्लासों में पहले भी कह चुका हूँ सर, ये आजकल के आप जाएंगे ना तो आपको बहुत लोग दूध की दुकानों में मिलते हैं कि दूध ले दो भैया, ये दे दो, ये उसको वापस बेच देते हैं। कोई खाने का मांगे तो खाना खिला दो अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी, लेकिन सर जो होता है ना कि ये ले दो वो ले दो, नहीं सर। और दूसरी बात, यहाँ तक भी इस्लाम में ममानियत है कि आपको अवॉइड करना है, उस बंदे को पैसे देना इस्लाम में जायज़ नहीं है जिसके बारे में तुम्हें पता हो कि यार इसकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं किसी भी तरीके से, या जो खुद मेहनत करके काम कर सकता है। हाँ, एक बेवा औरत है, सही है, एक बेचारा ब्लाइंड आदमी, उसको दो। लेकिन सर इनको जब है ना आजकल, क्योंकि वो ट्रेंड सिग्नल पे हम दे रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे ये सब चीज़ें, और ये आपको नहीं पता सर ये सिग्नल्स, ये सारी चीज़ें जो अड्डे वड्डे बने हुए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम जुमेरात को, अगली क्लास होगी जुमेरात को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।